गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 हम पढ़ेंगे व्याकरण आज और क्रिया पढ़ेंगे। आज चैप्टर 8 पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं जब किसी कार्य को किया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। माँ खाना बना रही है, तो माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है, खाना बनाने का कार्य कर रही है। और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो किसका कार्य कर रहे हैं? पढ़ने का। इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और यहाँ पर खाना बनाना क्रिया है। और वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है ये क्रिया है, और यहाँ बना रही है ये क्रिया है। बच्चों, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से निम्न बातों का पता चल रहा है। कुछ क्रियाएं प्रयत्नपूर्वक की जा रही हैं, जैसे बना रही है, पढ़ रहे हैं। कुछ क्रियाएं अनायास ही हो रही हैं, जैसे हो रही है। ये सभी क्रियापद हैं। क्रिया शब्द किसी काम के होने की सूचना देते हैं। इस प्रकार हमारी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। इसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। धातु। धातु किसे कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जो क्रिया के सभी रूपों में मिलता है। व्याकरण शास्त्र में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जो क्रिया के सभी रूपों में मिलता है। ठीक है। जैसे पठ धातु से, मतलब पठ धातु से क्या बना? पढ़ता है, पढ़ेगी, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़ना आदि। लिख धातु से लिखना, लिखेगा, लिखता है, लिखा, लिखती है। मतलब मूल शब्द क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। गम धातु से जाना है, जाना, जाता है, जाएगी, जाती है आदि। उठ धातु से उठना, उठेगा, उठता है आदि। इसके बाद देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया को 2 आधारों पर बांटा जाता है। क्रिया जैसे कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखिए, आइए पेज नंबर 49 में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया कर्म के बिना होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ, अंडरलाइन कर लीजिए, कर्म होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या से प्रश्न करते हैं, उससे जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म और उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में अगर हमको कर्म पहचानना है तो कर्म पहचानने के लिए हम पहले प्रश्न करते हैं, और प्रश्न का उत्तर अगर उस वाक्य में जहाँ पर मिलता है वहीं पर उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे वाक्य में देखिए, प्राची पुस्तक पढ़ती है, तो प्रश्न बनता है क्या पढ़ती है? तो आंसर हमें क्या मिला है? पुस्तक पढ़ती है। तो ये जो पुस्तक है ये क्या है? कर्म है। जिसके द्वारा कार्य होता है, क्रिया होती है, उसे कहते हैं कर्म। राहुल आम खा रहा है, तो राहुल क्या खा रहा है? राहुल आम खा रहा है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, तो सब्जी वाला क्या बेचता है? सब्जी बेचता है। इस तरह ये क्या हुआ? कर्म हुआ। तो सकर्मक क्रिया क्या कहलाई? जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया तो हो रही है, मगर किसके साथ हो रही है? कर्म के साथ हो रही है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया क्या कहलाती है? वाक्यों में जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा कपड़े धो रही है, तो नेहा कौन सा कार्य कर रही है? कपड़े धोने का कार्य कर रही है। और लड़के क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कपड़े, क्रिकेट एक एक कर्म है, अतः ये क्रियाएं एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया क्या कहलाती है?
इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाती हूँ उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। द्विकर्मक क्रिया, वाक्यों में जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे मिठाई दी, जब जज ने अपराधी को दंड दिया, तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ मुझे और मिठाई दो कर्म हैं। तो कैसे दो कर्म समझ में आया? माँ ने किसे मिठाई दी? मुझे दी, और क्या दी? मिठाई दी। दो प्रश्न बने ना, माँ ने मिठाई दी अगर कहते तो माँ ने क्या दिया? मिठाई दी, तो एक ही कर्म कहलाता। लेकिन यहाँ पर मुझे लिखा हुआ और मिठाई लिखा हुआ है, तो दो कर्म हो गए कि माँ ने किसे मिठाई दी। पहला प्रश्न बना माँ ने किसे मिठाई दी? मुझे दी। और माँ ने क्या दिया? माँ ने मिठाई दी। दो प्रश्न बने हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। इस तरह जज ने अपराधी को दंड दिया, तो जज ने किसे दंड दिया? अपराधी को। जज ने क्या दिया? दंड दिया। इस तरह दो कर्मक क्रिया है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में एक अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करते हैं। यदि कोई उत्तर प्राप्त ना हो तो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में प्रश्न किया जाता है और उत्तर ना मिले तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, तो राम कहाँ दौड़ता है या क्या दौड़ता है, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। इस वाक्य में हमें उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। शिल्पा हंसती है, क्या हंसती है? तो अकर्मक क्रिया है। वह रोती है, क्या रोती है? अकर्मक क्रिया है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, कि कितनी क्रिया होती हैं। सामान्य क्रिया, अब हम पढ़ते हैं सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अंडरलाइन कर लीजिए, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो, क्या हो? जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली, केवल एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, केवल एक ही शब्द है यहाँ पर, खाई, लाई, गया, खेला। दूसरा और कोई शब्द है क्या? नहीं है ना, इसलिए ये कौन सी धातु हुई, कौन सी क्रिया हुई? सामान्य क्रिया हुई। तो उपयुक्त वाक्य खाई, गया, लाई, खेला एक ही क्रिया शब्द से पूर्ण हो रहे हैं, अतः ये क्रियाएं सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। तो आए समझ में? मतलब कि वाक्य में जब क्रिया एक ही शब्द में पूरी हो जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, अब हम पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। जब अंडरलाइन कर लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जब 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो जैसे दादी जी ने पूजा कर ली, कर और ली 2 है ना, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। पढ़कर सुनाई, तो ऐसा भी तो कह सकते थे, गौतम ने कविता सुनाई, कैसे सुनाई? पढ़कर सुनाई। तो 2 क्रिया हुई ना, पढ़ा भी उसने और सुनाया भी उसने, इसलिए यहाँ पर 2 क्रिया हुई, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। जैसे हर्षित पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। पी लो, यहाँ पर 2 क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नाम धातु क्रिया। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है, समझ में आया? किससे हुआ? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात क्या हो गई? संज्ञा, तो क्या बन गया? बतियाना। लाज क्या है? संज्ञा, तो क्या बन गया? लजाना। हाथ संज्ञा है और क्या बन गया? हथियाना। फिल्म से संज्ञा है और क्या बना? फिल्माना। अपना क्या है? सर्वनाम है और क्या बना? अपनाना। दोहरा विशेषण, तो क्या बना? दोहराना। भोगी विशेषण है तो क्या बना? भोगना। लाज संज्ञा, तो क्या बना? लजाना। शर्म क्या बना? शर्माना। गर्म गरमाना। चिकना चिकनाना। भगोड़ा भागना। तोतला तुतलाना। इस तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो शब्द, जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं।
ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है? आप हम नाम धातु क्रिया पढ़ चुके, अब हमें प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ना है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य करने के स्थान पर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्ता जो है स्वयं नहीं करता, दूसरे से करवाता है, या ये पता चले कि ये दूसरों से कार्य करवाया जा रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से दुकान खुलवाता है, तो मालिक स्वयं दुकान नहीं खोल रहा है, क्या कर रहा है? कर्ता कौन है यहाँ पर? मालिक है। मालिक स्वयं कार्य नहीं करता, किससे खुलवा रहा है? नौकर से। दुकान खुलवाने का कार्य वो किससे कर रहा है? नौकर से कर रहा है, इसलिए मालिक नौकर से दुकान खुलवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों से श्रमदान करवाया, तो अध्यापक ने स्वयं नहीं किया, किससे करवाया है? छात्रों से करवाया है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह पार्थ ने हर्ष से अपना गृह कार्य करवाया, तो पार्थ ने स्वयं का गृह कार्य नहीं किया, हर्ष से करवाया है, और यहाँ पर कर्ता पार्थ है, इसलिए ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। मालकिन माली से पौधे लगवाती है, समझ में आया? मालकिन किससे पौधा लगवा रही है? माली से। माली से पौधे लगवाने का कार्य कर रही है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना मुख्य क्रिया से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन जहाँ जहाँ करवाए हैं नोटबुक में लिख लीजिएगा। जिस क्रिया का पूरा होना मुख्य क्रिया से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाकर दुकान जाएंगे, तो क्या करके जाएंगे? खाना खाकर दुकान जाएंगे। तो जाने का कार्य कब होगा? जब वे खाना खा लेंगे तब। बच्चा गाय को देखकर डर गया, बच्चा कब डरा? जब गाय को देखा तब डरा। नीता पुस्तक पढ़कर सो गई, तो नीता सो तो गई मगर कब? पुस्तक पढ़कर, इसलिए ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने के लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को, जो सहायता मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, तो मुख्य क्रिया है बनाना, ठीक है, सहायक क्रिया है रही हैं। मुख्य क्रिया है पीना, सहायक क्रिया है रहे हैं। मुख्य क्रिया है पढ़ाना और सहायक क्रिया है इसलिए ये सहायक क्रिया कहलाती हैं और ये मुख्य क्रिया कहलाती हैं। तो ठीक, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया समझ में आया। इसके बाद आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।